इंडिया के कुछ डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले 5 सालों में ऐसे रिटर्न्स दिए हैं जो शायद लोग सपने में भी नहीं सोचते। जैसे मैज़ेगॉन डॉक, आईपीओ प्राइस था 145 अक्टूबर 2020 में एंड आज स्टॉक स्प्लिट के बाद भी ऑलमोस्ट 3300% का रिटर्न है। एचएएल एक टाइम 600-700 पर था, आज 4500 के आसपास है। सोलर इंडस्ट्रीज 1100 से 13000, लेकिन और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के प्राइसेस देखो तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। मैज़ेगॉन डॉक अपने हाई से 33% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड 35% डाउन, जेन टेक्नोलॉजीज 50% का क्रैश, जीआरएससी, बीडीएल, डेटा पैटर्न सब 20 से 30% करेक्शंस में है। तो नेचुरली तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग साइन की अब पार्टी ओवर होने वाली है। एंड इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने एनालाइज करे हैं 14 डिफेंस स्टॉक्स, बिग पीएसयू से लेके स्मॉल कैप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज तक, जिसका डिफेंस से कुछ भी लेना देना है सब। एंड फॉर इन्वेस्टर्स एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज किया है तुम्हारे रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला, बिग पिक्चर और वैल्यूएशन फ्रेमवर्क। दूसरा, रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे स्टॉक्स का एनालिसिस, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव, इन्वेस्टर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्टॉक्स का एनालिसिस। तीसरा, अवॉइड जोन और एक स्टॉक जिसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया है एंड उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना होगा। लास्ट सेक्शन में एनालिसिस ऑफ द कैटलिस्ट, रिस्क्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। इस सब को समझने के लिए लेट्स बिगिन। May 2025 में इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर टू डिस्ट्रॉय द टेरर बेसिस बिहाइंड द पहलगाम अटैक। Everyone got a crystal clear look at the precision strikes India conducted inside Pakistan. And उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, एंटी ड्रोन सिस्टम, सिम्युलेटर्स, एवियोनिक्स, all of them are being manufactured here in India by Indian companies. ये सब न्यूज नहीं है, इट्स ऑल्सो प्रूफ कि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितना रियल है। कुछ नंबर्स दिखाता हूं। इन FY 2025 India's defense production was rupees 1,50,580 crores, पिछले साल से 18% ज्यादा। India's defense exports were rupees 23,622 crores, going to around 80 countries. Budget FY 26 में डिफेंस को मिले थे rupees 6,81,210 crores, 1,80,000 करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी नए वेपन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। एंड सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, यानी जो 5,521 आइटम्स इस लिस्ट में हैं वो अब बाहर से नहीं ला सकते, इन सम टाइम ये लोकली ही प्रोक्योर करने होंगे, मैंडेट कर दिया गया है। अब ये कोई 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, सिर्फ मई 2025 में जो हुआ उसकी वजह से नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है। लेकिन ये भी बड़ा लेकिन है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स अभी 54 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कैटेगरी मीडियन 28x का है। मतलब डिफेंस स्टॉक्स 94% प्रीमियम पर है मार्केट के एवरेज से। तो ये सवाल वैलिड है कि क्या इतना प्रीमियम जस्टिफाइड है या फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ये समझने के लिए एक सिंपल वैल्यूएशन टेस्ट करते हैं। जैसे बैंक स्टॉक्स के लिए ROE और PB यूज होता है, वैसे ही डिफेंस स्टॉक्स के लिए हम मेनली 2 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, उनका करंट PE रेशियो वर्सेस हिस्टोरिकल PE रेशियो। दूसरा है ऑर्डर बुक कवरेज। डिफेंस कंपनीज के पास यूजुअली एडवांस ऑर्डर्स होते हैं, 3 साल, 5 साल, कभी कभी तो 7 साल का विजिबिलिटी। एंड अगर ऑर्डर बुक एनुअल रेवेन्यू का 5-6 टाइम्स है तो एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट अश्योर्ड है। अब एक सिंपल रूल याद रखना है, अगर ROCE 25% से ऊपर है तो कैपिटल अच्छे से यूज हो रहा है। ऑर्डर बुक 5x ऑफ एनुअल रेवेन्यू से ज्यादा है तो एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी है, एंड पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आपको कम वॉलेटिलिटी, प्रेडिक्टेबल अर्निंग और एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए हो, एंड डिफेंस में इसके लिए 2 क्लियर विनर्स हैं। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो बोरिंग कंपनी है जो चुपचाप इंडियन डिफेंस का बैकबोन बन के बैठी है। इनका करंट शेयर प्राइस इज अराउंड 413 से 420। अक्टूबर 2025 की BSE फाइलिंग में इनका ऑर्डर बुक वाज रुपीस 74,453 करोड़। Q2 में रेवेन्यू भी 25.8% बढ़ा, प्रॉफिट 17.9% बढ़ा, और अपने वैल्यूएशन फ्रेमवर्क पर लगाकर इसको देखें तो इनका स्कोर इज 2.5 आउट ऑफ 3। इनका PE रेशियो 51 से 57x का है, जो चीप नहीं है, बट जब तुम्हारी कंपनी हर वॉर में कंट्रीब्यूट करती है, हर मिसाइल में कंपोनेंट होता है, तब प्रीमियम तो मिलता है। बट फॉर पीपल हु वांट टू सी देयर मनी पार्क्ड इन अ स्टेबल प्लेस,
BEL is for the conservative investor. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2016 में इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना फाइटर जेट बनाएंगे और वो कंपनी जो ये करके दिखा रही है HAL। एंड सिर्फ फाइटर जेट नहीं, LCH प्रचंड भी बनाते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर जो 5000 से ज्यादा मीटर के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। नवंबर 2025 में एक इंपॉर्टेंट डील भी हुई है GE एरोस्पेस के साथ, अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 113 जेट इंजन। पहली बार अमेरिका अपनी फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। एंड ये ट्रस्ट कोई ओवरनाइट नहीं बना है, डेकेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन से बना है। ऑर्डर बुक है 2 लाख करोड़ से ऊपर, 6+ साल की विजिबिलिटी, ROCE 34%, ऑर्डर बुक ऑफ 6x प्लस रेवेन्यू, ट्रैक रिकॉर्ड में सब डिलीवर किया है, 3 आउट ऑफ 3 प्रीमियम जस्टिफाइड है। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर का मतलब है कुछ ग्रोथ चाहिए बट नॉट क्रेजी स्पेकुलेशन। फेयर इनफ, यहां 3 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। सोलर इंडस्ट्रीज की स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन की है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ड्रामेटिक है कि अगर 10 साल पहले किसी को बताते तो वो बिलीव नहीं करता। 1995 में नागपुर में एक एक्सप्लोसिव कंपनी बनी थी माइनिंग सेक्टर के लिए। खदानों में यूज होने वाले धमाके, कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स, बोरिंग बिजनेस, लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट, कोई मोट नहीं। बट 2015 तक ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर बन गई है। आज मार्च 2025 में पीएम मोदी ने पर्सनली इनके नागपुर फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। सोचो, एक माइनिंग एक्सप्लोसिव की कंपनी की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है वो देखने के लिए ये देखते हैं कि ये बनाते क्या है। नाग अस्त्र 1 ये लॉइटरिंग म्यूनिशन, सिंपल भाषा में समझो तो सुसाइड ड्रोन। सोलर इंडस्ट्रीज ये इंडिया में बना रहे हैं। 480 यूनिट्स ऑर्डर्ड थे और दिसंबर 2024 तक पूरे 480 डिलीवर हो चुके। पिनाका रॉकेट्स ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। फरवरी 2025 में 10,200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 155 mm आर्टिलरी शेल, न्यू फैसिलिटी प्रोडक्शन शुरू कर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, री इन्वेंशन है। इनका करंट प्राइस 12,875 से 13,200 के बीच में है। हाई से 26 से 28% नीचे आया है। एंड वैल्यूएशन फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो 2.5 आउट ऑफ 3 का स्कोर है एंड प्रीमियम पार्शियली जस्टिफाइड है। PE 87 से 100x है। हाँ, एक्सपेंसिव है, डिनाई नहीं करूंगा, बट एक चीज समझो, ये प्राइवेट सेक्टर है, PSU नहीं। BEL को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, HAL को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, ऑर्डर्स गारंटीड होते हैं उनके लिए। सोलर ने अपने दम पर ये सब किया है, कोई गारंटीड ऑर्डर्स नहीं थे। रिस्क लिया, एग्जीक्यूट करा, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 1400 करोड़ से ज्यादा सिक्योर्ड है। रिस्क क्या है? वैल्यूएशन। अगर डिफेंस ऑर्डर स्लो हुए, अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटीज चेंज हुई तो 87 से 100x वाला PE जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नाम है डेटा पैटर्न्स। 1998 में चेन्नई में एक हस्बैंड वाइफ डुओ ने एक कंपनी स्टार्ट करी, श्रीनिवास गोपालन रंगाराजन और रेखा रंगाराजन ने। आइडिया सिंपल था, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिजिनियस बनाना है। प्रॉब्लम थी कि 1998 में इंडिया में कोई डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम नहीं था। कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते थे, एक्सपर्टीज फॉरेन कंपनीज के पास थी, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, बिलियंस का R&D बजट है और एक छोटी चेन्नई की कंपनी हस्बैंड वाइफ का स्टार्टअप इनसे कंपीट करेगी। लोग हंसते होंगे, पागल है क्या? एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, डेटा पैटर्न्स का रेडार TPAR, टैक्टिकल पोर्टेबल रेडार, यूरोप को एक्सपोर्ट हो गया। करंट प्राइस 2,591 का है। इनका वैल्यूएशन फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो 2 आउट ऑफ 3 है, बॉर्डरलाइन केस है। Q2 में कुछ अनयूजुअल भी हुआ, रेवेन्यू 237.8% बढ़ा। इतना चम, हाँ, बट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एक लार्ज स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ जो लमसम अकाउंटिंग में आया। ये नॉर्मल नहीं है। इस बिजनेस में क्वार्टर्स लंपी होते हैं, एक क्वार्टर ग्रेट, नेक्स्ट क्वार्टर स्लो, बट डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच है। प्रमोटर्स, वो हस्बैंड वाइफ वाला डुओ 42% होल्ड करते हैं, स्किन इन द गेम है। एंड रिस्क क्या है? अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर फ्लो। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो आते हैं, नहीं तो क्वार्टर्स वीक दिखते हैं। बट अगर आपको स्मॉल कैप डिफेंस एक्सपोजर चाहिए विद क्वालिटी मैनेजमेंट, विद प्रूवन टेक्नोलॉजी, विद एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल्स, तो ये सबसे क्लीन नेम है। एंड फाइनल नाम है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, GRSE कोलकाता का सरकारी शिपयार्ड? सीरियसली? Exactly, that's my point. That was my reaction to GRSE कोलकाता। कौन जानता है? Nobody talks about it. अगर आपसे पूछूं कि शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है तो कहां करोगे, आप बोलोगे मैज़ेगॉन या कोचिन, ऑब्वियस चॉइस। लेकिन नंबर्स देखोगे
तो पिक्चर बदल जाती है। जीआरएससी ने अब तक 100 से ज्यादा वॉरशिप्स डिलीवर किए हैं इंडियन नेवी को। बट व्हाट रियली कन्विंस्ड मी व्हेन आई सॉ देयर Q2 रिजल्ट्स, जीआरएससी का रेवेन्यू ग्रो बाय 45.5%, प्रॉफिट ग्रो बाय 57.3%। इसको तुम एक अंडरडॉग स्टोरी मान सकते हो, छोटा शिपयार्ड बड़ा एग्जीक्यूशन। करंट प्राइस इज ₹2444 टू 2465, हाई से 30% नीचे। एंड अगर वैल्यूएशन फ्रेमवर्क देखें तो इनका स्कोर भी 2.5 आउट ऑफ 3 का है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और अपकमिंग कैटलिस्ट भी है। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट कॉन्ट्रैक्ट, जीआरएससी का शेयर वर्थ 25,000 करोड़ है। रिस्क क्या है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग। एनजीसी डिले हो सकता है, डिफेंस ऑर्डर्स अनप्रेडिक्टेबल है। बट अगर आपको शिप बिल्डिंग में एक्सपोजर चाहिए तो चॉइस सिंपल है। अब यहां से टेरिटरी थोड़ी रिस्की हो जाती है। हाई रिवॉर्ड भी पॉसिबल है बट हाई रिस्क भी पॉसिबल है। ये स्टॉक्स उनके लिए हैं जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। मैज़ेगॉन डॉक को समझने के लिए पहले इंडिया की सबमरीन सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अभी इंडिया के पास 16 से 17 सबमरीन्स हैं। सुनने में ठीक लगता है। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर 25 से 30 साल पुराने हैं। अगर हम कंपेयर करें तो चाइना के पास 60 प्लस सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास 8 हैं और नए आ रहे हैं। इंडिया को अर्जेंटली नए सबमरीन्स चाहिए क्योंकि अब नेक्स्ट डील आ रही है, प्रोजेक्ट 75I, 6 एडवांस सबमरीन्स विद एआईपी टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में समझो तो ये सबमरीन ज्यादा टाइम तक अंडर वाटर रह सकती है बिना सरफेस पर आए। स्टेल्थ बेटर होता है। इसकी वैल्यू है 70,000 करोड़ से ज्यादा। पार्टनर है जर्मनी की थाइसन क्रोप मरीन सिस्टम्स। एंड जनवरी 12 2026 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया आए थे। ये कोई कैजुअल विजिट नहीं था, स्पेसिफिकली इसी डील के लिए आए। अगर ये डील साइन होती है तो मैज़ेगॉन का ऑर्डर बुक 27,000 करोड़ से सीधा 1 लाख करोड़ पहुंच सकता है, ऑलमोस्ट 4x ओवरनाइट। इनका करंट प्राइस ₹2491 से 2513 के बीच में है, हाई से 33% डाउन। बिग 3 PSUs में सबसे बड़ा करेक्शन। दिसंबर 2024 में 1:2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी को एक्सेसिबल बनाया गया। अब इसको अगर हम अपने वैल्यूएशन फ्रेमवर्क पर लगा के इनकी करंट स्टेट देखें, करंट वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक फ्रेमवर्क पास नहीं करता। तो इसको कंसीडर क्यों करें? क्योंकि अगर P75I साइन होता है, ये नंबर्स कंप्लीटली बदल जाते हैं। ऑर्डर बुक 4x हो जाएगा, रेवेन्यू विजिबिलिटी 10+ ईयर्स हो जाएगी, ROCE इंप्रूव होगा विद स्केल। बट P75I 2018 से डिस्कस हो रहा है, 7 से ज्यादा साल हो चुके हैं। डिफेंस डील इंडिया में 12 से 18 मंथ्स डिले होते हैं मिनिमम। तो समझ लो कि ये एक रिस्की मामला है। अगर P75I साइन हुआ तो जैकपॉट, अगर डिले हुआ तो पेन। मैज़ेगॉन डॉक सिर्फ उसके लिए है जो P75I साइनिंग पर बेट लगाने को रेडी है। हमारा दूसरा स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। एंड इनकी स्टोरी थोड़ी आइकॉनिक है। मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर। कंपनी के CMD के अकॉर्डिंग ज़ेन टेक्नोलॉजीज का एंटी ड्रोन सिस्टम उस समय यूज हुआ था। फील्ड टेस्टेड, बैटल प्रूवन, रियल वॉर में यूज हुआ सक्सेसफुली। ये कंपनी के प्राउडेस्ट मोमेंट्स में से एक होना चाहिए ना। बट फिर क्या हुआ? स्टॉक प्राइस 50% क्रैश। अब समझते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। Q2 में रेवेन्यू 28% गिरा, ऑर्डर्स थे बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, प्रोसीजरल डिलेज हुए, मार्केट ने कहा रेवेन्यू डाउन है और रिएक्ट कर दिया हार्ड। बट एक सेकंड रुको, बिजनेस फंडामेंटली बदला है क्या? नहीं। टेक्नोलॉजी खराब हो गई क्या? नहीं। वो तो रिपोर्टेडली वॉल में प्रूफ भी हो गई। डिमांड कम हो गई क्या? नहीं। एंटी ड्रोन सिस्टम्स की डिमांड तो बढ़ रही है ग्लोबली, सिर्फ टाइमिंग इशू था, ऑर्डर्स डिले हुए। इनका वैल्यूएशन फ्रेमवर्क देखें तो इनका स्कोर भी आता है 1.5 आउट ऑफ 3। नंबर्स वीक है अभी, नो डाउट, बट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाती है, टैंक्स के लिए, इन्फेंट्री के लिए, कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए। 1000+ यूनिट शिप हो चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस को। आइडिया सिंपल है, रियल गोली चलने से पहले सिमुलेशन में प्रैक्टिस करो, सेव्स एम्युनिशन, सेव्स लाइफ। रिसेंट ऑर्डर्स भी आए हैं, ₹120 करोड़ कॉम्बैट ट्रेनिंग नोट दिसंबर 2025 में, 108 करोड़ टैंक सिमुलेटर्स नवंबर 2025 में। कैश पोजीशन इज ₹1100 करोड़ प्लस। डेट फ्री है कंपनी। तो रिस्क क्या है? ऑर्डर बुक अभी वीक है। अगर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में मीनिंगफुल ऑर्डर्स नहीं आए तो कॉन्फिडेंस और गिरेगा। बड़ी क्लासिक केस है जहां मार्केट ने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखा और ओवर रिएक्ट कर दिया। एंटी ड्रोन सिस्टम जो रिपोर्टेडली एक्चुअल वॉर में काम आए, उनकी कंपनी 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। ये सेंस मेक करता है? तुम खुद डिसाइड करो। ज़ेन टेक्नोलॉजी सिर्फ उसके लिए है जो कंट्रेरियन बेट में कंफर्टेबल है और 2-3 क्वार्टर्स वेट कर सकता है क्लैरिटी के लिए। अगला नाम है भारत डायनामिक। BDL की स्टोरी समझने के लिए थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझना पड़ेगा।
सितंबर 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वॉर चल रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि अर्मेनिया बैडली लूज करती है, थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज, एंड वॉर के बाद अर्मेनिया को अर्जेंटली मॉडर्न एयर डिफेंस चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज से बात की तो पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड थी, सबने मना कर दिया। फिर इंडिया आया। 2022 में $720 मिलियन का डील साइन हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए। ये इंडिया की पहली मेजर मिसाइल एक्सपोर्ट डील थी। फर्स्ट टाइम मिसाइल किसने बनाए? BDL, भारत डायनामिक। फर्स्ट बैच नवंबर 2024 में डिलीवर हुआ, सेकेंड बैच जुलाई 2025 में। अर्मेनिया खुश है, डील सक्सेसफुल है। ये इंडिया एज अ मिसाइल एक्सपोर्टर स्टोरी की शायद बिगनिंग है। करंट प्राइस ₹1520 से 1540 है, हाई से 27 to 28% नीचे। Q2 में रेवेन्यू 114% बढ़ा, मैसिव जंप। स्टोरी अच्छी है। अब वैल्यूएशन देखते हैं। 1 out of 3 नंबर्स इनकी करंट वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन है क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएशन कॉल नहीं है, ये कन्विक्शन कॉल। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, नंबर्स डोंट सपोर्ट द 85 to 100x का पीई। बट अगर आप बिलीव करते हो कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में इंडिया ग्लोबली मिसाइल्स एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2-3 कंपनीज है जो मिसाइल बना सकती हैं, एंड इनमें BDL सबसे बड़ा है। अगर एक्सपोर्ट स्टोरी प्ले आउट होती है तो BDL डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और अगर एक्सपोर्ट स्टोरी फेल होती है तो 85x का पीई जस्टिफाई नहीं होगा। मूव ऑन करो, BDL सिर्फ उसके लिए है जिसको इंडिया की मिसाइल एक्सपोर्ट स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और 5-10 साल वेट कर सकता है। अब बात करेंगे 2 स्टॉक्स की जिनसे मुझे लगता है आपको दूर रहना चाहिए, चाहे कितना भी सस्ता दिखे। एक्चुअली सस्ता दिखना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी सस्ते होने की एक वजह होती है। पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड। अगर आपको नहीं पता, ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर इनका Q2 FY26 का रिजल्ट्स देखें तो नंबर्स थोड़े अनकंफर्टेबल है, एंड ये सस्टेनेबल नहीं है। IAC-2 दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक्सपेक्टेड था, ऑर्डर डेफर हो गया। ऑर्डर पाइपलाइन वीक है वर्सेस पीयर्स। बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रगल कर रहा है। जब तक एग्जीक्यूशन इंप्रूव नहीं होता, अवॉइड कोचिन शिपयार्ड। दूसरा नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज, और इसके बारे में एक सिंपल पॉइंट है जो समझना जरूरी है। इनका पीई रेशियो 155 से 181x है। मतलब अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट आपको दे दे, 155 से 181 साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में। अब नॉर्मली हाई पीई रेशियो एक्सेप्टेबल होता है जब ग्रोथ एक्सेप्शनल हो। MTAR का रेवेन्यू क्या कर रहा है? पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से डिक्लाइन में है, एंड ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली हाई पीई प्लस डिक्लाइनिंग रेवेन्यू डेंजरस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि MTAR बैड कंपनी है, क्वालिटी है, बट एट 180x टाइम पीई विद डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, रिस्क रिवॉर्ड मेक्स नो सेंस। वैल्यूएशन मैटर करती है ऑलवेज, एंड इसीलिए अवॉइड MTAR टेक्नोलॉजीज अंटिल ईदर वैल्यूएशन करेक्ट सिग्निफिकेंटली और रेवेन्यू ग्रोथ रिज्यूम्स। अब फ्यूचर की बात करते हैं। 2026 में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस को इंपैक्ट करेंगे। Q3 FY 2026 के रिजल्ट्स लेट जनवरी में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जीक्यूशन क्लैरिटी देगा। मैज़ेगॉन डॉक के लिए मार्जिन सस्टेनेबिलिटी देखना है। Q2 में प्रॉफिट्स कंप्रेस हुए थे। HAL के लिए डिलीवरी के नंबर्स, तेजस कितने डिलीवर हुए, LCH कितने डिलीवर हुए, GRSE के लिए NGC कॉन्ट्रैक्ट का कोई अपडेट आया या नहीं, सोलर इंडस्ट्रीज के लिए डिफेंस रेवेन्यू मिक्स कितना बढ़ा, FY 26 का टारगेट 3000 करोड़ था डिफेंस से। ये रिजल्ट्स डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस को मूव करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स मतलब स्टॉक ऊपर, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स मतलब स्टॉक नीचे। तो जनवरी एंड से फरवरी तक वोलेटाइल पीरियड होगा, बी प्रिपेयर। अब तक हमने मोस्टली PSUs की बात करी है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कर रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स को देख लो, ये अनलिस्टेड है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 56 का ऑर्डर है इंडिया को। गेस करो कितने इंडिया में बनेंगे? 40। और बनाएगा कौन? टाटा। वडोदरा में फैसिलिटी है। फर्स्ट इंडियन मेड एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में रोल आउट होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग डील ये है, रफाल फ्यूजलेजेस। हाँ, रफाल, वो फ्रेंच फाइटर जेट। जून 2025 में डील साइन हुई थी कि टाटा हैदराबाद में फैसिलिटी बना रहा है जहां कंप्लीट रफाल फ्यूजलेजेस बनेंगे। पहली बार रफाल का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर बनेगा,
कहीं और नहीं, इंडिया में। ये ट्रस्ट लेवल दिखाता है कि ग्लोबल ओईएम्स इंडिया को सीरियसली ले रहे हैं। एल&टी डिफेंस भी अग्रेसिव है। K9 वाजरा ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर है, बेसिकली मोबाइल आर्टिलरी गन। 100 यूनिट्स का सेकंड बैच मिल गया है, 7,629 करोड़ का ऑर्डर एंड 80% से ज्यादा इंडिजीनियस है। इनका डिफेंस ऑर्डर बुक 13,326 करोड़ है, 29% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। भारत फोर्ज ये लिस्टेड है एनएसई पर। भारत फोर्ज इनका डिफेंस रेवेन्यू FY 2025 में 1772 करोड़ था। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि FY 23 में ये नंबर्स क्या थे, ऑलमोस्ट 1/4, 4x का जंप इन 2 years। ATAGS कॉन्ट्रैक्ट मिला है 184 आर्टिलरी गन, 3000 करोड़ का ऑर्डर। प्राइवेट कंपनी आर्टिलरी गन एक्सपोर्ट कर रही है, 5 साल पहले ये पॉसिबल भी नहीं था। तो पॉइंट ये है कि डिफेंस ग्रोथ सिर्फ पीएसयूज की स्टोरी नहीं है, एक पूरा प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज ये सब सीरियस प्लेयर्स हैं एंड जब प्राइवेट सेक्टर सीरियसली इन्वेस्ट करता है मतलब अपॉर्चुनिटी रियल है। अब ऑप्टिमिज्म अच्छा है बट रियलिस्टिक रहना भी इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए रिस्क अवेयरनेस इज द मोस्ट क्रूशियल। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। सबसे पहले वैल्यूएशन। मैंने ऑलरेडी बताया 94% प्रीमियम ओवर कैटेगरी मीडियन है। ये नंबर छोटा नहीं है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट चेंज हुआ, अगर एफआईआईज ने सेलिंग शुरू करी, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुआ तो करेक्शन हो सकता है। एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है। 20 से 50% करेक्शन हम देख चुके हैं और आगे भी हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि डिफेंस स्टॉक सिर्फ ऊपर जाएंगे तो ये सोच गलत है। दूसरी चीज एग्जीक्यूशन डिलेज। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। P-75I का एग्जांपल ले लो, 2018 से डिस्कस हो रहा है, 7 साल हो गए अभी तक साइन नहीं हुआ है। रफाल MMRCA 2007 में शुरू हुआ था, 2016 में साइन हुआ, 9 साल। तो अगर आप किसी कैटलिस्ट के भरोसे बैठे हो, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तीसरी चीज है वर्किंग कैपिटल। ये थोड़ा टेक्निकल है बट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेमेंट्स 6 से 12 महीने लेट आते हैं, समटाइम्स लॉन्गर। कंपनी ने काम कर दिया, डिलीवरी कर दी बट पैसा नहीं है, तो इससे कैश फ्लो स्ट्रेन होता है। स्पेशली स्मॉल कंपनीज के लिए ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। एंड चौथी चीज है सिंगल कस्टमर कंसेंट्रेशन। मोस्ट डिफेंस कंपनीज का 80 से 90% रेवेन्यू सिर्फ एक ही कस्टमर से आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट पेज इवेंचुअली, कभी डिफॉल्ट नहीं करते। वीकनेस इसलिए कि अगर बजट कट्स आए, अगर प्रायोरिटीज चेंज हुई तो सब सफर करेंगे, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एंड लास्ट, मार्जिन नॉर्मलाइजेशन। मैज़ागॉन, कोचिन, GRSE सब ने FY 2024-25 में एक्सेप्शनल मार्जिन्स देखे, बट क्वेश्चन ये है कि ये सस्टेनेबल है या वन टाइम। कोचिन का Q2 ऑलरेडी दिखा दिया कि मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। Q3, Q4 रिजल्ट्स में क्लैरिटी आएगी, बट एक्सपेक्ट करो कि कुछ कंपनीज के मार्जिन्स नॉर्मलाइज होंगे। एंड ये थे वो 5 रिस्क जो आपको याद रखने चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग डिफेंस स्टॉक्स में फोमो से इन्वेस्ट करते हैं। देश के लिए है, ऊपर ही जाएगा। ये लॉजिक इन्वेस्टिंग में काम नहीं करता। डेटा देखना, फ्रेमवर्क यूज करना, रिस्क समझना, फिर इन्वेस्ट करना। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव किया कि ये सिर्फ प्लान्स नहीं है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। सब डिफेंस स्टॉक्स अच्छे नहीं है और सब करेक्शंस बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फ्रेमवर्क यूज करो, अपना रिस्क प्रोफाइल समझो एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। डेटा मैंने आपको दे दिया है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कौन से स्टॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। GRSE वाला सरप्राइज क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना और अगर इंडिया की किसी और सेक्टर का डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।